ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री के बजट का पिटारा खुल चुका है। सभी लोगों को इंतजार था, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को इंतजार था, लेकिन आम आदमी को ज्यादा इंतजार था कि क्या कुछ है उस पिटारे में। उसके लिए पिटारा खुलने के बाद क्या कुछ उस तक पहुंचा, खुद एक बार फिर सुन लीजिए वित्त मंत्री के ही जबानी। I propose to enhance the exemption limit for general category of individual taxpayers from 1,80,000 to rupees 2 lakh. This measure to provide tax relief up to 2,000 to every taxpayer of this category. I also propose to raise the upper limit of the 20% tax slab from 8 lakh to 10 lakh. The proposed personal income tax slabs are as follows. Income up to rupees 2 lakh, nil. Income above 2 lakh and up to 5 lakh, 10%. Income above 5 lakh and up to 10 lakh, 20%. Income above 10 lakh, 30%. These changes will provide substantial relief to the taxpayers. तो चलिए, बजट पेश किए जाने से पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे और जिन दो मेहमानों से चर्चा कर रहे थे वही इस समय भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर अय्यर साहब और महेश्वरी साहब। नमस्कार। जी, अब चलिए, वो तो बजट से पहले हमारी चर्चा थी कि क्या कुछ मिलेगा, उम्मीदें जताई जा रही थी, जितनी भी संभावनाएं थी उसे हम टटोल रहे थे। अब तो सब कुछ आ चुका है। किस हद तक आप सेटिस्फाई हैं महेश्वरी साहब? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग सेशन में भी आज यही बात निकली थी कि क्या एक्सपेक्टेशन है जी, और आम जनता की राय थी कि 2.5 से 3 लाख रुपया एग्जाम्पन मिलना चाहिए जी। और मैंने ये बताया था कि दादा के पास बहुत सारी लिमिटेशन है और 2 लाख से ज्यादा की मेरे को उम्मीद नहीं है। बिल्कुल एग्री। आपने ये कहा था कि 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा जी, और ये सत्य है कि ये बहुत ही कम किया है, निराशाजनक है। आम आदमी को इससे रियल में राहत नहीं मिल रही है। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। यानी टैक्स लिमिट जो बढ़ाया गया है, महेश्वरी जी पहले ही कह रहे थे कि 2 लाख से ज्यादा वो नहीं बढ़ा पाएंगे और 2 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ा तो वो निराशाजनक है आम आदमी के लिए। प्रोफेसर अय्यर साहब आपसे। मेरा ये कहना है कि थोड़ा, आपने कहा था 2.5 से 3 लाख होना। हाँ, लेकिन वो जो थोड़ा निराशाजनक जरूर है जी। लेकिन अगर हम फ्लिप साइड की आर्गुमेंट देखें तो उन्होंने जो 8 लाख से 10 लाख का जो स्लैब 2 लाख का बढ़ाया है जी फॉर द 20% टैक्सेशन जी, वो इसको मोरलेस कवर कर रहा है। अगर आप देखें फाइनेंशियली ये बड़ा कवर कर रहा है, तो इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट काम किया है। जहां इन्होंने रेवेन्यू लॉस करना है दूसरी तरफ थोड़ी एडजस्टमेंट कर दी है इधर। नहीं, लेकिन अगर उस एतबार से देखा जाए महेश्वरी जी तो वो बिल्कुल बैलेंस है। फिर तो ना कुछ घटा है ना बढ़ा। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा अय्यर साहब की राय से सहमत नहीं हूँ। ये जो रिलीफ दिया है 8 से 10 लाख वाला जी, ये जो लोअर सेगमेंट वाली पब्लिक है, आम जनता की बात करें तो उनको नहीं जा रहा ये बेनिफिट जा रहा है जो अपर मिडिल क्लास पब्लिक। अगर थोड़ा सा इसको इजी करके आप महेश्वरी जी समझा दें। हाँ जी, क्योंकि आप लोग बैठे होंगे सब टेलीविजन सेट के सामने और सब अपनी अपनी सैलरी काउंट कर रहे होंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि इतना पैसा जाएगा। हाँ जी, तो ये जो 60,000 रुपए की जो छूट दी है जी 8 लाख से ऊपर वाले इनकम स्लैब में जी, ये स्लैब 8 लाख के ऊपर वालों के लिए गया है। तो जो आम जनता है जी वो उस कैटेगरी में नहीं आती है जी। आपको बताना चाहूंगा कि अपने देश में 120 करोड़ की जनसंख्या में जी लगभग 2 करोड़ करदाता है जी, और उस 2 करोड़ करदाताओं में 10 लाख के ऊपर इनकम वाले करदाता बहुत ही कम है। सही बात है। इसलिए इस बेनिफिट का आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मेरा थोड़ा सा इसमें फर्क है इनसे जी। मेरे को ये कहना है कि हमारे इसमें जो 2 लाख से 5 लाख है, मैं बोलता हूँ लोग कमा रहे हैं और अपनी इनकम दिखाते नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ये सीन बताना चाहता हूँ कि मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमति नहीं हूँ। मेरे को प्रणब दा ने ये काम किया है पीछे से, ये उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी जो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती बजट में, पर मैं बताना चाहूंगा व्यूअर को कि वो पीछे से सबको टैक्स कंप्लायंट बनाएंगे जी। टैक्स कंप्लायंस होने से क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आप इनकी फिगर देखिए, इन्होंने लास्ट ईयर में जो टोटल कलेक्शन की है इस तरह के रिफॉर्म से, हम लोगों को ये समझा दें 7.7 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई है जो इंक्रीज हुई है। तो मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि प्रणब दा ने इधर थोड़ा सा अपना अरिथमेटिक जीनियस दिखाया जी। वैसे उम्मीद की जा रही थी कि 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख ये मिलेगा फायदा, लेकिन 2 लाख तक पहुंचा। वैसे हम आपको बता दें कि 2 लाख की आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसा कि छूट दे दी गई है। लेकिन 2 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, तो आपको 2,060 रुपए टैक्स अदा करने होंगे।
और 4 से आपका फायदा होगा। 4 से 6 लाख की अगर आमदनी है तो आपको 8,180 रुपए का 8,180 रुपए का आपको फायदा होगा। अगर उससे ऊपर 7 से 9 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो 10,300 रुपए का आपको फायदा होगा। तो ये जो स्लैब है, ये स्लैब में आप किस तरह का फायदा होगा ये आप देख सकते हैं। आप अपने आमदनी के अनुसार ये समझ सकते हैं। 8 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं या 8 लाख तक कमाते हैं तो 22,080 रुपए आपको फायदा हो रहा है। यानी ये स्लैब के चेंज होने से किस तरह का फायदा आपको पहुंच रहा है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इजी करके, ताकि आपको कैलकुलेटर लेकर ना बैठना पड़े। 10 लाख से ज्यादा 10 लाख की अगर आपकी आमदनी है तो आपको फायदा हो रहा है 18,540 रुपए का। तो ये कुल जो फायदा है, 2 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहां तक छूट दे दी गई है। 2 लाख से ऊपर की जो आपकी आमदनी है तो उस पर कितना फायदा आपको पहुंच रहा है ये हम आपको बता रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद जो थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि पिछली बार अगर 2011-12 की बात की जाए तो उस वक्त ज्यादा फायदा मिला था। 1.5 लाख से 1,80,000 किया गया था, लेकिन इस बार 1,80,000 से सिर्फ 2 लाख किया गया। तो चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे, लेकिन हमारे मेहमान यहां पर बैठे, ये हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह का उन्हें फायदा पहुंच रहा है टैक्स स्लैब के चेंज होने से। और चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि 2 लाख रुपए तक आपकी जो आमदनी है उस पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, क्योंकि छूट की जो लिमिट है वो 1,80,000 से 2 लाख तक कर दी गई। लेकिन 2 लाख से ऊपर जो आपकी आमदनी है उस पर आपको कितना बचत हो रहा है, कितनी छूट मिल रही है ये आप देख सकते हैं। तो महेश्वरी जी, ये तो बचत हो रही है, लेकिन बहुत हद तक हमने देखा जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर यहां एक तरफ कुछ दिया है तो दूसरी तरफ से बहुत कुछ लिया भी है। तो इस एतबार से देखा जाए तो जो उम्मीद की जा रही थी जिस तरह के बजट की कि बहुत कुछ मिलेगा, शायद वैसा नहीं था। नहीं, कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का जो इन्होंने लिमिट बढ़ाया है, पिछले साल 30,000 करोड़ रुपए के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड्स के लिए उस लिमिट को बढ़ाकर इन्होंने 60,000 करोड़ तक किया है जी। इसके दूरगामी अच्छे परिणाम मिलेंगे जी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा सख्त जरूरत है, उसके लिए जनता को इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा जी, और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। ये एक अच्छा प्रयोजन है। ये एक इसमें मैं एक मतलब ऐड करना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन्होंने पावर सेक्टर के ऊपर भी बड़ा फोकस किया है जी। बिल्कुल। और ये बजट एकदम उस मामले में पाथ ब्रेकिंग है, क्योंकि इन्होंने ये बात इमीडिएटली पता नहीं चलेगी, लेकिन ये लॉन्ग रन में ये दूरगामी बजट है। अगर आप इसको वॉच करें तो जो क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर जो मेन ड्राइवर है हमारी इकोनॉमी के, जिससे आम आदमी को वैसे फर्क पड़ेगा, सैलरी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इन चीजों में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने 50 लाख करोड़ बिल्कुल कर रखा है। बिल्कुल। और ये जो मोमेंटम है इसको समझना चाहिए। अब हमने जैसे ईसीबी है, इन्होंने हाउसिंग, मैंने अभी पहले वाले सेक्शन में आपको बताया था हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मानना चाहिए, तो इन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हाउसिंग सेक्टर में पीपी के अंदर बोला। बिल्कुल, हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं आईएमसी जहां पर मौजूद हैं श्री प्रणय वकील हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या रिएक्शन है आपका इस बजट पर? मेरे ख्याल से अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट्स अ वेरी गुड बजट. Under the circumstances, because if you give this task to anybody else, I don't think can do a better job than what he's done. तो पहली बात है, from realistic perspective, we are a little disappointed because जो हमारे expectations थे वो बहुत ज़्यादा थे, उसमें से कुछ नहीं आया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो ईसीबी की परमिशन है वो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव उसमें है सर्विस टैक्स जो 10 से 12 तक जाएगा, और another thing is talked about is TDS on sale of residential property. जी, तो अभी वो समझना है कि इज इट अ TDS on all property, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कितना काटना है, कैसे काटना है। अगर आप जो प्रोसीड्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एज परमिटेड बाय द लॉ, कैन TDS बी अवॉइडेड,
वो सब चीज है, वो समझ भी है इन द फाइन प्रिंट, बट द TDS and sale of property is something we are seeing for the very first time. It was only applicable when you sold to a foreigner, not when you sold within India. ये आपके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड है काफी। हाँ, वो समझना है कि उनकी इंटेंशन क्या है और उनकी जो टैक्स रेट है वो वाइड करना चाहते हैं, वो भी समझ सकते हैं, लेकिन वो उसमें जो तकलीफ होने वाली है जी, दैट हैज टू बी फुल्ली अंडरस्टूड। जी, आप कुछ कह रहे थे? एक बात कहना चाहता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो उन्होंने रूरल हाउसिंग के लिए प्रोविजन किया है। 15 लाख तक जो हाउसिंग है उसके ऊपर तो वो सीधा सर्विस टैक्स हटा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा और स्टडी करेंगे और उसके अंदर जाएंगे, मुझे आई फील व्हाट ही हैज डन इज इफेक्टिवली लो कॉस्ट हाउसिंग, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, उसको उन्होंने इंसेंटिवाइज किया इसके अंदर। एंड द बिल्डर सेक्शन एंड द हाउसिंग सेक्शन मस्ट स्टार्ट लुकिंग एट गोइंग टू सेमी रूरल, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, क्योंकि अब हम अर्बनाइज रूरल इंडिया को करने वाले हैं राउंड 2 में। सो आई फील द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, दे शुड लुक एट इट वेरी ब्रॉडली, बिकॉज वेरी राइटली वकील साहब सेड फर्स्ट कि दिस वाज द बेस्ट बजट ही कुड डू इन 10 circumstances. So from that angle, I think there is still a rider. I think the housing sector must look closely to do a PPP model and go and further discuss with this government till the time it lasts to go towards housing in semi-urban and rural areas to get the benefit. जी, जहां पर पूरा सर्विस टैक्स जीरो है। हाँ, तो वकील साहब से भी जान लें, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसे ही है कुछ? जो और एक बात की है हमने, हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन की, जी, तो हमारे हिसाब से तो लिमिट अभी भी 15 लाख की थी, जी, लेकिन he has talked about an interest subvention up to 15 lakhs. So there is something which needs to be understood, on how it is going to work. Is it different from what we have understood it to be? What all this time, वो जरा देखना है कि क्या है फाइन प्रिंट में क्या लिखा हुआ है। यानी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हाँ, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिग स्पीच एंड टू कैच इट एंड इंटरप्रेट इट वॉज अ प्रॉब्लम। अगर कॉमन मैन की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो आपको क्या लगता है? I still feel it is a good budget under the circumstances. Yeah. I mean, for the common man, for the industry, from the inflation point of view, from every point of view, a good job under the circumstances. गुड जॉब। अब ये देखिए, वकील साहब की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि बहुत ही बैलेंस था और बहुत सही तरीके से इस बजट को पेश किया गया, और तकरीबन आपको लगता है कि जितने भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं सबको कुछ न कुछ मिला जरूर। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। जी, ज्यादा परिवर्तन करते हैं फिर वापस उसको रीडू करते हैं, इससे अच्छा है कि ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, ज्यादा बदलाव ही नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और अलग देखूंगा। जी, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए एक रोड मैप दिया है उन्होंने। आप ऐसा समझिए कि 2 साल बाद समझिए नया इलेक्शन होता है, न्यू गवर्नमेंट आती है। जी, मेरा प्रणब दा को देखने का तरीका थोड़ा अलग है। समझिए ये गवर्नमेंट है ही नहीं जी, और दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। तो मेरे ख्याल से इन्होंने ये एक पाथ ब्रेकिंग रास्ता चुना है। इसमें फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एविएशन सेक्टर को उन्होंने फायदा दिया है, ECBC इन हाउसिंग। तो इन्होंने काफी कुछ मुद्दों को इस वक्त एक मतलब आप इमीडिएट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। 5 साल ये 12 प्लान का बजट उन्होंने अभी तैयार किया है। जी बिल्कुल। यानी वकील साहब ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये, बिल्कुल 1 साल 2012-13 नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कृषि क्षेत्र में भी काफी फायदा प्लानिंग है। जी 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 जी, मेरे ख्याल से जो ECB के प्रोविजंस हैं वो भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। जी, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को हेल्प हो सकता है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिए टुडे द फॉरेन करेंसी लोन्स आर अवेलेबल एट द लोएस्ट रेट्स एंड फॉर 10 more years I tell you the ECBs will be available low rate because there will be no investment even in China because वो लॉक हो चुका है। ब्राजील ऑलमोस्ट 80% थ्रू, जितनी CIS कंट्रीज खाली रुकी हुई है और हम रुके हुए हैं और अफ्रीका की तरफ जाना है फंड्स में। उसके पहले अगर इंडिया अगर ऐसा कुछ माहौल नहीं तैयार करेगा जिस तरह की उन्होंने ECB में इंटरेस्ट दिखाया है, तो तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा। सो आई थिंक दिस फाइनेंस मिनिस्टर हैज डन अ नेशनल जॉब, ही हैज नॉट डन अ जॉब फॉर द कांग्रेस। He has definitely done a budget with a very long-term strategy for India because this is benchmark. Suppose he does not remain a minister after 2 years and let's say new government is there,
the finance minister has got enough vision. Pranab Da has shown a good parliamentarian's, I would say, traits, and he has done something excellent according to me, and I would go to any length in opposing anybody in the industry who does not understand it, make him aware that this is a national budget. यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ये इस नजरिए से देखा जा रहा था कि लोक लुभावन होगा बजट, वैसा नहीं था। जी जी बिल्कुल। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी यानी कुल मिला के ये है कि लोक लुभावन बजट की उम्मीद की जा रही थी और लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि 2014 के चुनाव को देख रहे थे, साथ ही साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस की जो हालत हुई, उस नजरिए से देख रहे थे, तो वो तमाम तर चीजें देखी जा रही थी और कहा जा रहा था लोक लुभावन होगा, लेकिन बजट लोक लुभावन नहीं था। और बॉन्ड पे क्या कुछ कहना था वित्त मंत्री का, जरा एक बार दोबारा सुन लेते हैं। First infrastructure debt fund with an initial size of rupees 8,000 crore has been launched earlier in this month. For the year 2011-12, tax-free bonds for rupees 30,000 crore were announced for financing infrastructure projects. I propose to double this amount to raise it to 60,000 crore in 2012-13. तो चलिए, बॉन्ड पर भी उन्होंने कहा तकरीबन सभी सेक्टर को उन्होंने छुआ, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। 2011-12 के बजट के मुकाबले 2012-13 में बहुत हल्के से चेंजेस रहे। क्या देखिए, क्या है कि 2-3 अच्छी चीजें और भी हैं। जैसे इन्होंने सर्विस टैक्स को 10 से 12% किया। जो हमारी सर्विसेज इकोनॉमी वो इतनी बड़ी है, क्योंकि वो टैक्स उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, तो 18,660 करोड़ की उन्होंने प्रोविजन तैयार की। आप देश के रास्ते से देखेंगे तो ये आम आदमी का ही बेनिफिट होगा कि अगर इस तरह की टैक्सेशन हम इंक्रीज करते हैं। दूसरी चीज है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस, नॉट ओनली बॉन्ड है, इन्होंने 49% एफडीआई अंडर कंसिडरेशन फॉर एविएशन दिया है। इसका क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन ये आएगा। अगर ये एफडीआई इन एविएशन आएगा तो 2 चीजें होंगी, आपकी एविएशन इंडस्ट्री आगे जाएगी और ऊपर से हमारे देश में कई एयरपोर्ट बन सकते हैं। छोटे एयरपोर्ट भी तैयार होंगे, छोटे शहरों भी तैयार होंगे। तो हमने इस बजट में काफी पाथ ब्रेकिंग चीजें देखी हैं। हम इसको ऐसा माने कि ये थोड़ा सा प्रणब दा का ही बजट था, हालांकि कांग्रेस का या यूपीए का बजट है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं यानी पूरी तरह से फायदा होगा देश का, जो सर्विस टैक्स 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है प्रणब दा का, यानी वित्त मंत्री का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, चाहे यूपीए की सरकार रहे या प्रणब दा वित्त मंत्री रहे या न रहे, देश का फायदा होगा। लेकिन इमीडिएट रिलीफ की बात की जा रही थी कि अभी लोगों को पूरी तरह से इमीडिएट रिलीफ की बात शुरू से कही जा रही थी कि जिस तरह से महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा आदमी, शायद वो नहीं मिला, थोड़ा उसमें कमी रही है। लॉन्ग टर्म में तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन इमीडिएट रिलीफ की बात कहेंगे। मैं उसमें भी आपको थोड़ा जोड़ना चाहूंगा इसमें। आप देखिए कि इन्होंने एक तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है। तो आप देखिए तो डीजल सब्सिडी थोड़ा सा अगर वो करते तो वो एक चीज थी, हम सोचते हैं कि डीजल सब्सिडी हटाए, स्पेशली फॉर व्हीकल्स, जो हमारी जो कारें बिकती है जिसमें डीजल सब्सिडी जाती है। हाउसिंग सेक्टर में जो डीजल यूज होता है, जो आपके मतलब क्या बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटीज और भी अपने लिफ्ट चलाने के लिए डीजल यूज करती है, कम से कम हम उसमें डिफरेंस देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बजट में वो कर नहीं सकते थे। ये चीज उन्हें लॉन्ग टर्म वे में करना है, और डीजल की जो 1 लाख करोड़ जो हम अमीर आदमी ले रहे हैं, जो डीजल की सब्सिडी किसान नहीं ले रहा है, उसको हटाना जरूरी है। जी बिल्कुल। और क्विक रिएक्शन के लिए सीधे चलेंगे आंसी, जहां पर मौजूद हैं शैलेश हरिभक्ति साहब। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है समय मुंबई पर। किस तरह का रिएक्शन है आपका बजट पर? ये बहुत अच्छा टारगेटेड कंसोलिडेशन की तरफ जाता हुआ बजट है और पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट और एक्सेप्टेबल है। जैसे इन्फ्लेशन जो है वो सिग्नल ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, और हम इन्फ्लेशन को छोड़ के अब ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे आ रहे हैं। जो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा सिग्नल है इस बजट से। जी, सबसे बड़ा सिग्नल ये। लेकिन अगर कॉमन मैन के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार उन्हें था हर क्षेत्र के लोगों के साथ साथ, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है ये? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बजट बेनिफिशियल किसके लिए है, हमें ये सोचना चाहिए कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या क्रिएट होगी। जी, तो कॉमन मैन के लिए थोड़ी सी रिलीफ है, टैक्स रेट बढ़े नहीं है, एग्जेम्पशन थोड़ा सा बढ़ गया है, टारगेटेड डिडक्शन दिए गए हैं,
और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए बहुत अच्छा इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, ईसीबी में एक्सेस होगी, उनको इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा, तो इन सब से कॉर्पोरेट की जो ग्रोथ की मोमेंटम है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, बिल्कुल बदलाव की तरफ ये बजट नहीं है, कोई नए बड़े आइडियाज नहीं है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में ये कहा जाए कि ये स्टेडी बजट है, पॉलिटिकली एस्ट्यूट बजट है, एक्सेप्टेबल बजट है। यानी जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि लोक लुभावन होगा बजट, जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल था उसके मुताबिक वैसा नहीं है। उसकी जरूरत नहीं थी। अब इस वक्त ये स्टेडी स्टेट की जरूरत थी कि हम लोग एक दिशा बदल रहे हैं। लास्ट ईयर पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल पे था, अब हमें गियर्स चेंज करके ग्रोथ पे जाना है। तो ये गियर चेंज होना, ये सिग्नल बहुत जरूरी था इस बजट से, और वो सिग्नल दिया गया है। इसमें एक छोटी सी बात है जी जी कि जो डिफ्लेशन है इस वक्त आप डिफ्लेशन के जोन पे है, भले ही वो 2 महीने से है जी। तो अभी प्रणब दा का जो पोजीशन था वो ऐसा था कि वो लोग लुभावन बजट नहीं दे सकते थे। इंटरनेशनल परिस्थिति फाइनेंस की देखिए आप, तो वाइल हरिभक्ति साहब से इज अ स्टडी बजट, आई गो वन स्टेप अहेड, इट इज द ग्राउंड वर्क बजट which is not a party budget, it is a national budget, and this is the groundwork, and other finance ministers could take it forward from here. जी, If he does not present not the next budget but the budget after that, suppose Pranab Da is not presenting that budget in 2015, I would assume that he has done a wonderful job as a national parliamentarian. क्या लगता है हरिभक्ति साहब? मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये बहुत रैशनल बजट है मेरे ख्याल में। देखिए क्या क्या टारगेट किया है, ई गवर्नेंस टारगेट किया गया है, जीएसटी का रोड मैप एकदम साफ निकल रहा है। अगर जीएसटी देर भी लगी तो रेट को रैशनलाइज किया गया है, सर्विस टैक्स और एक्साइज को 12% पे लाया गया है एक्सपेक्टेड लाइंस पे, और फुल वैटेबिलिटी की बात हो रही है। नए एमएसएमई के लिए 5,000 करोड़ का एक नया फंड बनाया गया है जिससे इक्विटी आ सकती है एमएसएमई सेक्टर में। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह से टारगेट की गई है। और फिस्कल डेफिसिट 5.9% से घट के अगर 5.1% पे आके रुकती है, और कोई अच्छे मेजर्स जैसे कि सब्सिडी टारगेटिंग से अगर 5% से कम ले आएंगे एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो ये बहुत महत्व का चेंज होगा। जी बिल्कुल, यानी ये फायदेमंद है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं की जा सकती है, एक साल के लिए, ये 2012-13 के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। नहीं, कभी भी ये सोच ही गलत है कि इमीडिएटली किसी को कुछ मिल जाए। सही बजट का ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है कि किसी को तुरंत कुछ दिया जाए। जी जी बिल्कुल, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं हो सकता कि फौरन मिले, लेकिन ये पूरी तरह से दूर अंदेशी है और जिसे देखा जा रहा है। बजट के फौरन बाद देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। The subsidies to less than 1.7% of GDP in the next 3 years. Now that's obviously is a task which would, I think, require the government to for adjusting the prices of petroleum products and adjusting other. We have to bite the bullet. There is no other way in which you can reduce subsidies. Well, that's a very courageous statement. Mamata Banerjee seemed to be very, very worried about the possible rise in the price of these things. As we know, when there was a last attempt to increase the price of fuels, she protested and it got rolled back. Has she been consulted on this particular matter? Is she on board? Well, I think these are compulsions of members of the coalition. There will be difficulties, there have been difficulties, but ultimately if the government is to govern, it must have a sustainable strategy for managing the economy. And I sincerely hope
when the time comes to take relevant, important decisions which are tough, we will consult all our allies and take the money back. There is a proposal that, we have to be more for ensuring that subsidies and other benefits go directly to the people. There is a proposal for extending Aadhaar. There will be some controversy about Aadhaar as to whether it should be used to fully cover. Is all that settled, and is it definitely fixed that Aadhaar is going to be the main platform on which the budget is going to distribute benefits to the people of India? I think Finance Minister made that quite clear that the report of the Aadhaar Committee willing 40 crores additional funders has been accepted, and therefore I think there may be controversies, and there are controversies in this sort of things all over the world, but we have, I think, begun well, and we will use the modern technological devices to cut out wastage, leakages in the delivery mechanisms for various public sector services. On fertilizer, there is the nutrient-based subsidy for phosphates and potassium. It was not extended to urea. As a result, there was a huge excess demand in this last rabi season for urea instead of the other two. Is there any proposal that we will now have nutrient-based subsidy for all three, so that there is better balanced use of fertilizer? There is general agreement that we should have a nutrient-based subsidy for all the three, but it was deliberately felt that at a time when international prices of urea were increasing, it would, I think, be wise to go slowly to moving towards the nutrient-based subsidies and decontrolling urea as well. So I think it's a question of timing, but there are, I think, compulsions which require that the government will have to take sensible decision, even though I think they may not be very popular. So, Chairman, this is the third budget of UPA 2. In these 3 years, what would you say was the biggest achievement, and what would you say was the biggest disappointment? Well, the biggest achievement was that we were able to protect the growth rate of the economy much better than most other countries. That even though our growth rate this year will be low compared with the past, even then it is something which is very favorable when we look at what's happening in the rest of the world. We are still in the league of front runners in the growth movement, and the fact that we were able to protect the growth rate. तो चलिए, प्रधानमंत्री बजट के फौरन बाद ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ है वो बेहतरी की तरफ है और हम बेहतरी की ही तरफ आगे बढ़ेंगे। सीधे चलेंगे क्विक रिएक्शन के लिए आईएमसी, जहां पर मौजूद हैं हीरानंदानी ग्रुप के चीफ निरंजन हीरानंदानी। सर, आपसे जानना चाहेंगे रिएक्शन बजट के बाद का क्या है आपका? मुझे लग रहा है कि प्रणबदा जी ने काफी एक बैलेंस बजट ट्राई किया है। एक तरफ वो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हम पूर्ण करेंगे, विच इज द फैंटास्टिक थिंग। और दूसरी तरफ से उन्होंने सर्विस टैक्स 45,000 करोड़ बढ़ा दिए। सर्विस टैक्स एक बोझा रहेगा कॉमन और आम आदमी के ऊपर, तो इस हिसाब से कॉस्ट जो सरकार के पास पैसे चले जाएंगे वो आम आदमी और बिजनेस से सरकार के पास जाएगी। तो ये दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कॉस्ट की जो फंड्स की है वो बहुत बढ़ जाने वाली है और जो सर्विसेज सेक्टर है उसके ऊपर एक बोझा बढ़ गया है। तो ये एक बैलेंस ट्राई कर रहे हैं कि एक तरफ हम ज्यादा पैसे आम आदमी से ले लें और दूसरी तरफ हम बैलेंस बजट डेफिसिट कम करते हुए हम एक करें। सेकंड बात जो महत्व की बात है वो एक जान गए हैं कि जो सब्सिडी आम आदमी के पास जा रहे हैं या किसानों के पास जा रहे हैं वो वहां नहीं पहुंच रहे।
तो इस कारण उन्होंने काफी स्पीच में एम्फोसिस की कि आम आदमी के पास या कॉमन आदमी के पास कैसे डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाए या डायरेक्टली वो यूआईडी के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उन्होंने काफी समय बजट स्पीच में जोर दी कि वो कैसे कर पाएंगे कि आम आदमी को जो सरकार सब्सिडी देना चाहते हैं वो कहां लीकेजेस नहीं हो। तो मेरे अंदाज से ये दो बहुत बड़ी बात है। रियल एस्टेट तो जरा नाराज है कि उन्होंने टीडीएस जो इमोरल प्रॉपर्टी के ऊपर डाल दी है वो एक डेंजरस सब्जेक्ट है। मेरे अंदाज से रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफी नेगेटिव असर हो जाएगा। उसकी इफेक्ट तो बहुत ही कठिन है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और री इन्वेस्ट करना चाहते हैं नए घर खरीदने में, तो वो टीडीएस डिडक्ट कर दे तो वो नया घर कैसे खरीदेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो प्रॉपर्टी बेचते हैं जैसे किसानों बेचते हैं वगैरह वगैरह, तो वो डायरेक्टली बेचते हैं दूसरे कुछ खरीदने के लिए, वो बेचते हैं क्योंकि उनको कोई शादी करवानी है। तो आज की तारीख में हम उनको टीडीएस डिडक्ट करके ये पैसे दें तो उनका जो मकसद है बेचने का वो कैसे पूर्ण होगा। ये समस्या मेरे अंदाज से काफी बड़ी समस्या उन्होंने आगे ला दी है। जी बिल्कुल निरंजन जी, समझ सकते हैं क्योंकि रियल एस्टेट वैसी ही परेशानियों की दौर से गुजर रहा था और उम्मीद बहुत ज्यादा लगी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद इसलिए ऐसा लग रहा? उम्मीद तो इतनी बात नहीं है, लेकिन राहत तो जरूर चाहती थी। स्पेशली जो बैंकों से पैसे लिए हैं, जो 5 साल पैसे बैंक से लिए थे, आज वो ईएमआई डबल दे रहे हैं। तो मेरे अंदाज से कुछ तो राहत उन लोग के लिए जरूरत थी। जैसे वो सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन लाया था, लेकिन वो इंटरेस्ट सबवेंशन नए लोन्स के ऊपर है। तो जो लोग पैसे लिए गए थे उनको, जो जिसको राहत की जरूरत थी उनको तो मिली नहीं लास्ट ईयर। तो मेरे अंदाज से ये क्लैरिफिकेशन हम चाहते थे कि वो इंटरेस्ट सबवेंशन दी है 1% की, वो इस साल भी कंटिन्यू होंगे जो छोटे लोन ले रहे हैं, और उस हिसाब से हम चाहते थे कि नए लोन के ऊपर भी वो सबवेंशन कंटिन्यू करें। तो मेरे अंदाज से कुछ उम्मीदें थी क्योंकि लोगों दबे हुए थे जो खरीद रहे हैं घर। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो अफोर्डेबल हाउस के ऊपर टैक्सेस है आज बहुत ज्यादा हो गया है। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वैट, सर्विस टैक्स, लोकल टैक्सेस, डेवलपमेंट चार्ज, ये सब देखें तो बहुत ही ज्यादा एक बोझा बन गया है जो नए खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी रियल एस्टेट की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जेन्युइन बायर नहीं थे और उसकी वजह आपने बताई दी ये सारी चीजें, और वो कुछ भी नहीं हो पाया। शायद उम्मीद बहुत लगा रखी थी। जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा निरंजन भाई के बात पे कि द वॉल्यूम ऑफ हाउसिंग अवेलेबल फॉर आई वुड से मास हाउसिंग, वही मैं 15 लाख की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ा अच्छी तरह से बजट को समझना पड़ेगा। अभी भी मैं भी फुली क्लियर नहीं हूं, लेकिन व्हेन ही हैज सेड कि 15 लाख के नीचे की जो हाउसिंग है उसके ऊपर आप सर्विस टैक्स रिबेट देंगे इन द रूरल इकोनॉमी, वो बोल रहे हैं। क्योंकि ये मैंने सुना, अगर ये लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात। जी बोलिए सर। सो he's trying to do। आप देखिए कि जो जमीनों के भाव जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, बैंगलोर में है, आप देखिए वो 15 लाख के अंदर कितने घर मिलते हैं और कितने क्या मिलते हैं वो आपको भी पता है, हर एक को पता है। तो मेरे अंदाज से जो राहत की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटे क्षेत्र में देख रहे हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो घर खरीदते हैं वो ज्यादा दाम में खरीदते हैं, उनको ये राहत नहीं मिलेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो घर खरीदते हैं उनको नहीं है। वैसे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो रीहाउसिंग करते हैं, उनको तो जरूरत ये मिलेगी, लेकिन उनको फ्री घर मिल रहे हैं बॉम्बे में, जैसे हम स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं जो मिडिल क्लास है, जो एक्चुअली जिसके ऊपर बोझा सबसे ज्यादा है, उनको कठिनाई और बढ़ गई है, मैं वो कहना चाहता था। जी बिल्कुल, और चूंकि ज्यादातर बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो लोन पर घर लेता है और वहां भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, तो ये भी एक परेशानी। जी जी बिल्कुल। तो निरंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निरंजन हीरानंदानी जी ये कह रहे थे कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग काफी नाराज हैं इस बजट से, यानी उनकी जो उम्मीदें थी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, और जिस तरह से वो सोच रहे थे वैसा नहीं है। बाकी चीजों में उन्होंने जरूर कहा कि वित्त मंत्री ने बैलेंस करने की कोशिश की और काफी बैलेंस रहा ये जो बजट है वो।
तो वित्त मंत्री ने कोशिश पूरी की है। उसमें एक पॉइंट और जोड़ना बहुत जरूरी है चैनल में व्यूअर्स के लिए कि जो सर्विस टैक्स का जो बोल रहे थे निरंजन जी 2% जो इंक्रीज हुआ है 45,000 करोड़, उस पर भी उन्होंने कमेंट किया कि भाई वो 45,000 करोड़ को कुछ ज्यादा ही मतलब असर होगा। मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि सर्विस टैक्स जो है वो उस इंडस्ट्री पे लगता है जिसकी जो इनपुट नॉर्म्स है वो मैन्युफैक्चरिंग से काफी फर्क है। मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो मार्जिन कम होते हैं, तो उस पर जो टैक्स कम होना ही चाहिए, और इसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के। तो यहां से टैक्स कलेक्ट करना मेरे ख्याल से वित्त मंत्री ने बहुत ही सही इकोनॉमिक स्टेप लिया है, और अगर इसमें कुछ लोगों को दर्द होता है तो वो होने दीजिए, क्योंकि देश को दर्द नहीं होगा। चलिए, आम आदमी को दर्द होता है या कुछ लोगों को दर्द होता है, कुछ लोगों को, आम आदमी को नहीं हो रहा है। हाँ, दर्द होने दीजिए, देश को दर्द नहीं होना चाहिए। और देश को नजर में रखते हुए प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के दबाव में नहीं आए, बल्कि जो हित में है वही उन्होंने उसी तरह का बजट पेश किया। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री का पिटारा, बजट का पिटारा खुल गया। किसे क्या मिला ये टटोलने की कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे तरीके उन्होंने इजाद किए, इस्तेमाल किए, और ये बचाव के रास्ते भी बताए गए। जैसे राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, उसके बारे में अगर बात की जाए तो अगर आप 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो आपको 50% डिबेट मिल रहा है उसमें, यानी 50,000 इन्वेस्ट करते ही वो आपका 75,000 हो जा रहा है, क्योंकि अप टू 10 लाख 10 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो आपको 50% उस पर छूट मिल जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा एक तरीका उन्होंने अलग रास्ता निकाला है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि जहां पर इसे नहीं हुआ वहां तो उन्होंने ज्यादा छेड़खानी नहीं करी, पर एक नया एलिमेंट उन्होंने दे दिया, और एक तरह से मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जबकि अब आप मार्केट में एक छोटा निवेशक आ सकता है और वो उसके पास बहुत सारे रिस्क थे, वो आता नहीं था। अब उसको डायरेक्ट 25,000 रुपए तो पहले ही मिल गया एक तरह से, जैसे आपने बताया उसके इन्वेस्टमेंट जैसे कि 75,000 रुपए उसके मिल गया, ऐसा हो गया उसका इनिशियली। और वो क्या करेंगे, ये इस तरफ 75,000 हो गए और उस तरफ 1.25 लाख हो गए। बिल्कुल, एक तरह से उसको बोला गया है कि तुम थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा आप रिस्क लीजिए, थोड़ा हम देते हैं, आप मार्केट में पैसा डालिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेप है, ये शुरुआत है इसकी। अगर इसके ऊपर प्रणब अगली बार भी थोड़ा और कुछ कर देंगे तो मैं कहता हूं कि हमारी स्टॉक मार्केट सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट में भी बन सकती है। समझने इसके दूरगामी अच्छे परिणाम ये होंगे कि इससे कैपिटल क्रिएट हो रहा है, जो अल्टीमेटली जाके पूंजी निवेश नया चैनल क्रिएट करेगा, नए रोजगार क्रिएट करेगा, नई सुविधाएं क्रिएट करेगा देश की जनता के लिए। और ये छोटे निवेशकों के लिए इसलिए भी बेहतर है क्योंकि छोटे निवेशक जब बाजार में जाते हैं तो वो वॉश आउट हो जाते हैं, कहीं पता भी नहीं चलता, वो तो सुनामी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, उन्होंने एक तरह से एक शॉक एब्जॉर्बर, उसके अलावा छोटे रिस्क तुम ले सकते हो। मतलब इसमें छोटा रिस्क है, बड़ा रिस्क नहीं है। अगर 10 लाख तक की आमदनी है आपकी तो आप 50,000 रुपए तो डाल ही सकते हैं बिल्कुल इत्मीनान से। तो इसलिए ये बेनिफिशियल है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 1 लाख से बढ़ा के और 3,20,000 तक पहुंचेगा या कुछ 2 लाख तक पहुंचेगा, लेकिन शायद डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली रास्ते खोले गए हैं आपके लिए बिल्कुल, कि ये एक रास्ता है जिससे फायदा दोनों तरफ पहुंचे। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बात करें कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो इंक्रीज कर दिया गया। अब उसके बढ़ने से उसका असर पूरे बाजार पे पड़ेगा, उसका असर इन कंज्यूमर पे पड़ेगा, उसका असर हम पे और आप पे पड़ेगा। इस पर भी जरा सा समझ लेते हैं। ये इस तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो है, देखिए क्या है कि एक्साइज ड्यूटी तो उन्होंने एक तरह से बढ़ाई है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी का इस वक्त जो शॉक लग रहा है वो कैनलाइज्ड इंपोर्ट पे लग रहा है, जो कि हम बेसिकली जो ऑयल के पदार्थ हैं, मतलब जो तेल स्वरूप पदार्थ है, इंक्लूडिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो उन्होंने दूसरी तरफ एक और काम कर दिया, उन्होंने बोला आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए एटीएफ, और वो भी उसमें कस्टम ड्यूटी उन्होंने कम कर दी। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें तो फिर हवाई सफर तो महंगी होनी ही होनी है। देखिए आज आम आदमी भी हवाई सफर ले रहा है। देखिए मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो हवाई सफर ले रहे हैं जो कभी पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वही हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल आम आदमी जो हवाई सफर इस्तेमाल कर रहा था वो उसके लिए महंगा हो गया, तो अब वापस उसे ट्रेन पे लौटना पड़ेगा। नहीं, वो एटीएफ की अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे तो वहां पर वो जो
कंपनीज हैं वो डायरेक्टली उनको कॉस्ट पे असर पड़ेगा उनके, क्योंकि आज जो किंगफिशर के ऊपर असर पड़ा है ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल के कारण हुआ है। हम आधे आधे घंटे विमान ऊपर आते हैं, उसका पैसा कहां से एयरलाइन दे देगी? 400 रुपए का मार्जिन पर टिकट होता है, अल्टीमेटली वो लॉस करेगी। आज एक एयरलाइन गया, कल 6 एयरलाइन चली जाएंगी आपकी। सही बात। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हटाना है। जैसे उन्होंने एविएशन सेक्टर में ईसीबी की बात करी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हटेगा, या जहाज ऊपर उड़ते नहीं रहेंगे, ये सीधा आपके रनवे पे आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये एकदम से आम आदमी समझना मुश्किल है इमीडिएटली, लेकिन बहुत बड़े दूरगामी रूप से इन्होंने काम किया है। तो आप छोटे एक्साइज इंक्रीज की मत देखिए, वो मार्जिनल इंक्रीज है फिस्कल एडजस्टमेंट का टेम्पररी वे में। लॉन्ग टर्म अगर रोटी कपड़ा मकान की बात की जाए तो मकान पे तो हमारी बात हो ही चुकी, रोटी पे भी हम आएंगे, लेकिन अगर कपड़ों की बात की जाए तो ब्रांडेड कपड़े महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल। अब वो पहनना मुश्किल होगा। जैसा कि आप ही सुबह कह रहे थे कि 350 से लेके और 3,500 या 30,000 तक के कपड़े हम खरीद सकते हैं। अब वो शायद हमें कहीं और से लेना होगा जो ब्रांडेड ना हो, वो खरीदना। हाँ, मैंने आपको जो बात बोली थी वो मैं उसी पे मतलब टिका हुआ हूँ। 350 से 400 रुपए में जो ब्रांडेड आप बोलते हैं, मैं बोलते हैं, वो ब्रांडेड शर्ट में जो गरीब आदमी 350 रुपए में अच्छी कॉटन की शर्ट ले सकता है मुंबई के अंदर। मैं दिला सकता हूँ उसको, किसी आप भी ले सकता है, आप भी ले सकता है। इसके बाद भी उन्होंने केवल ब्रांडेड पे लगाया है जी। तो इन्होंने जो आप 30,000 की शर्ट की बात कर रहे हैं या 3,500 की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया है। तो वो गरीब आदमी नहीं है। अब महेश्वरी जी, इससे जो है, हालांकि महंगाई तो बढ़ी है, हम चाहे जितना भी कह दें कि बैलेंस है, सब कुछ है, वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल, लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे जो राहत वाली बात होती है वो नहीं मिल पाई है। ये ऐसा कहना है आम लोगों का। नहीं, ये सबकी बात सही है कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है वो ज्यादा करके महंगी चीजों के ऊपर बढ़ाया जो आम आदमी की जरूरत के लिए है। आज फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, महंगी कारें हैं, तो इससे आम आदमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा कोई इत्तेफाक नहीं रखता है वो। जी बिल्कुल। जी, इन्वेस्टमेंट बैंकर दुष्यंत दवे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएमसी से। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय मुंबई पर। आपका रिएक्शन बजट पर क्या है? देखिए, बजट जो भी हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि रेवेन्यू जनरेटर्स क्रिएट करेंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया हुआ है जी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, सर्विस टैक्स बढ़ा के और सर्विस टैक्स का बेस बढ़ा करके उन्होंने डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेशन क्रिएट किया हुआ है जी। बट हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि 3F फ्यूअल, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज को रिड्यूस करने के लिए या तो डीजल प्राइस इंक्रीज करने के लिए जो उनको स्टेप्स लेने चाहिए, तो सरप्राइजिंगली वो टोटली उनके ऊपर साइलेंट है जी। या सो वो वजह से ऐसा लग रहा है कि जो उनको फिस्कल डेफिसिट जो 5.9% है, जो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिड्यूस हो जाएगी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उसके वजह से डिफिकल्ट होगा। यानी आपको लगता है कि सामने उन्होंने बैलेंस रहा, सामने उनके जो बैलेंस इसके लिए रहा कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में जी। वेंचर कैपिटल फंड सब सेक्टर में उन्होंने अलाउ किया है कि पास थ्रू सर्टिफिकेट टैक्स एग्जेम्पशन। एविएशन सेक्टर में उन्होंने ईसीबी वर्किंग कैपिटल अलाउ किया है, कि उसके वजह से लग रहा है कि काफी गुड स्टेप्स भी है इसके अंदर जी। बट जो जो सब्सिडी रिड्यूस और डीजल प्राइस इंक्रीज का जो एक्सपेक्टेशन था कि जिसके वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, वो इसमें नहीं हुआ है जी। बिल्कुल दुष्यंत जी, रीजन पॉलिटिकल कंपल्सन। दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना रिएक्शन देने के लिए। सुबह से डीजल प्राइस के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, ये बहुत क्विक। हाँ जी, ये एक दुधारी तलवार है। आप डीजल प्राइस बढ़ाइए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सारी कमोडिटीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आज सब्जियां, दूध, खाना सब कुछ चाहिए और हर आम आदमी को वापस इसके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही दुविधा वाला सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें इसलिए उन्होंने टच नहीं किया। इस पे भी मैंने पहले बताया आपको और मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि डीजल कार जो खरीद रहे हैं वो पूरा डीजल का पैसा दे। हाँ, क्योंकि वो लग्जरी वाले लोग हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, जो 15 लाख की कार या 5 लाख की कार खरीद सकता है, पेट्रोल कार खरीदने वाले पुअर आदमी है जी, तो उसको थोड़ी छूट दे। तो ये फ्यूचर में मेरे को लगता है आउट ऑफ द बजट निकल के करना पड़ेगा। चलिए, तो यही वजह है कि उसको पूरी तरह से टच नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से पहले और बजट के बाद खुलकर इस पर चर्चा करने के लिए आपका महेश्वरी जी और प्रोफेसर अय्यर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए, हम आपका भी रिएक्शन लेंगे। आप क्या चाहते हैं? आपने क्या समझा बजट को, या बजट किस हद तक आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह रहा? आप जरूर
हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में, और आप हमें फोन भी कर सकते हैं। और फिलहाल अशरफ करीम को दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। नमस्कार, सहारा प्रणाम। समय मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। पिटारा खुल गया वित्त मंत्री का, और पिटारा खुलने के बाद पता चला कि किसे क्या मिला, और वाकई में जब लोगों ने इसे देखा कि हाँ ये कितना फायदेमंद है आम लोगों के लिए, और कहां उन्हें नुकसान हुआ, यानी कौन सी चीज सस्ती हुई और कौन सी चीज महंगी हुई। लेकिन बजट के फौरन बाद वित्त मंत्री प्रणब दा का क्या कहना है, जरा सुनिए उनकी जबानी। I propose to enhance the exemption limit for general category of individual taxpayer from 1,80,000 to rupees 2 lakh. This measure will provide tax relief up to 2,000 to every taxpayer of this category. I also propose to raise the upper limit of the 20% tax slab from 8 lakh to 10 lakh. The proposed personal income tax slabs are as follows. Income up to rupees 2 lakh, nil. Income above 2 lakh and up to 5 lakh, 10%. Income above 5 lakh and up to 10 lakh, 20%. Income above 10 lakh, 30%. These changes will provide substantial relief to the taxpayers. तो चलिए, आम आदमी को इंतजार था कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, और ये सिर्फ उसी सेक्शन को हमने आपको दिखाया कि इनकम टैक्स के बारे में क्या कहा प्रणब दा ने। प्रणब दा ने जो छूट 1,80,000 तक थी उसे बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया, और उम्मीद लोग कर रहे थे कि 2.5 लाख या 3 लाख मिल सकता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री एच वोरा जी एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अय्यर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। एच वोरा जी, आप अभी अभी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी जिस तरह की उम्मीद लगाए बैठा था, क्या इस बजट में उसे वो सब कुछ मिल पाया? नहीं, बजट एक ऐसी चीज है कि यू कांट गेट एवरीथिंग, आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता है। बट टैक्स रेट हैव गॉन अप, एक्साइज ड्यूटी हैज गॉन अप, सर्विस टैक्स हैव गॉन अप, एंड सो टैक्स रेट हैव गॉन। सो आम आदमी को तो कुछ इतना मिला नहीं है। आम आदमी जो है उसे और खराब हो जाएगा, मुझे लगता है इसे। यानी आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है इतना। और बेहद महेश्वरी जी जो कि सुबह से हमारे साथ हैं, वो भी मौजूद हैं हमारे दूसरे स्टूडियो में। हम महेश्वरी जी आपसे जानना चाहेंगे, ये अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, लेकिन पूरे बजट को अगर एनालाइज किया जाए तो आपको क्या लगता है कि कहां लोगों को ज्यादा मिला, और कहां जहां मिलना चाहिए था वहां शायद कम मिला? अशरफ जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रणब दा की समस्याओं को, मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए जी इसमें बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं थी। सवेरे मैंने आपको बोला ही था जी, बिल्कुल 2 लाख रुपए तक की ही छूट की आपको संभावना लगती है। वैसे होने में थोड़ा, अगर उसको 2.25 लाख 2.5 लाख किया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता कॉमन मैन के लिए, साधारण आदमी के लिए, आम जनता के लिए। और या फिर इन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा दूसरी जगह छूट देने के जो चांस थे वो प्रणब दा ने शायद एक्सप्लोर नहीं किए हैं, जिसमें हाउसिंग सेक्टर है, जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कुछ 2.5 लाख कर सकते थे जी। या इनकम टैक्स की धारा 80C में जो छूट मिलती है, जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह बहुत सारी जो डिपॉजिट्स करते हैं उसके ऊपर छूट मिलता है, उसको भी 1 लाख रुपए पर बरकरार रखा है जी। उसको शायद 2 लाख रुपए तक कर देते तो इनडायरेक्टली कॉमन मैन को इसका बेनिफिट मिलता, ये मेरा मानना है। पर मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनडायरेक्ट बेनिफिट देने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट दिया है, उनको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल ठीक कह सकते हैं आप जी। बिल्कुल, ओवरऑल इसे ठीक कहा जा सकता है। प्रोफेसर अय्यर साहब, जो उम्मीद की जा रही थी, हम अगर इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें 1,80,000 से 2 लाख कर दिया। ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट पर जो छूट मिलती है 1 लाख तक की लिमिट थी। पहले चर्चा ये की जा रही थी कि शायद उसे भी बढ़ाया जाए, 2 लाख 2.5 लाख या 3 लाख तक कर दिया जाए। जो सुझाव था वो 3,20,000 का था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स देखूंगा, डेविल्स एडवोकेट बन के। मेरे को लगता है आम आदमी को काफी कुछ मिला है, उसे इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा।
उसका कारण यह है कि जब उन्होंने 10 लाख तक इस लिमिट को बढ़ाया और उसमें उन्होंने 20% मतलब 10 लाख तक किया, तो वहां पर तो उन्होंने एक स्टेप लिया, और दूसरा स्टेप इमीडिएटली कहीं और है, वो है कि छोटा निवेशक अगर स्टॉक मार्केट में जाकर किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करे तो उसको डायरेक्ट 25,000 की छूट मिल रही है। और वो ऐसे परिस्थिति में जो विश्व भर में जो इकोनॉमी जिसमें पैसा आ सकता है वो केवल भारत है। मैं ये इस चैनल में कहना चाहूंगा स्पेसिफिकली कि इस वक्त चाइना में भी इन्वेस्ट करने के लिए यूरोपियंस हो, अमेरिकन हो, इनकी हवा निकली हुई है। ये एक ही तरफ पैसा आएगा, और आप इनकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की स्टेप देखिए, तो इन्होंने ऐसा काम किया है कि आम आदमी को और नौकरियां मिलेंगी, और जॉब्स मिलेंगे, जॉब स्प्रेड होगा, नंबर ऑफ पीपल जो कमाएंगे उनकी बढ़ोतरी होगी, और एक बड़ी यंग जनरेशन इंडिया की इसमें कमाने के लिए आ रही है। अभी आप और मैं अब कमा रहे हैं, एक हमारी पीछे की जनरेशन आ रही है, तो उनकी तैयारी करी है उन्होंने। अच्छा, मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की तैयारी की गई है। पूरा साथ जी, The ground reality ऐसी है कि 85% people is less than $1 income in this country. This is a very poor masses of the people. And what this budget is maybe there for some certain class of the people, but the majority of the people even do not read the budget. They don't know the definition of budget. They don't have that education, and the impact in their mind of this 85% very poor people having less than $1 income, I am very doubtful whether they will be able to understand this or not. As he said rightly, it will take some time. But a strategic point of view, budget has done a lot of good things. So first of all, I really appreciate Pranavda and his team. The budget is a very complex exercise. It requires lot of political and economic wisdom. वो खुद ही कह चुके हैं कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत मुश्किल है, मगर ये बहुत मुश्किल काम भी उसने आगे बढ़ाया है, और इंडियन इकोनॉमी इज एबल टू सरपास दिस 2012-13। मुझे उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आज तक अपन आगे भी बढ़े हैं और पीछे तो नहीं गए हैं। वी आर नॉट गॉन बैक। इसमें रिफॉर्म में एक स्पीड जो आनी चाहिए वो नहीं आई है। इसमें एक स्ट्रक्चरल बात है, इसमें बड़ी स्ट्रक्चरल बात है, वो आम आदमी को इनको समझाना पड़ेगा, और वो ये है, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, अब हम पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के अगर देश की पॉलिटिक्स के बारे में सोचें तो इस वक्त भारत एक ऐसे कगार पे खड़ा है जिसमें ये ट्रांजिशनल इकोनॉमी से डेवलप नेशन हो जाएगा। अगर उसकी आप नजर से इस बजट को देखें, मैं ये प्रणब दा को एक पर्सनल, एक भारतीय, सच्चे भारतीय के साथ देखूंगा। उन्होंने देखा छोटे टाइम पे हमें कोई फायदा ज्यादा नहीं हो, लेकिन लॉन्ग रन पे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को संभालने का संपूर्ण प्रयास किया है जी। और ये आम आदमी को बताना जरूरी है, और अगर कांग्रेस बता नहीं पाई तो उनकी मुसीबत है। मेरे ख्याल से प्रणब दा ने जो है एज ए पार्लियामेंटेरियन, मैं ये इस चैनल में सबसे कह रहा हूं और अब भी कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है। हाँ, ये जरूर है कि शायद अगले साल वो इसको संपूर्ण रूप से पूर्ण कर देगा अगर बचेगी गवर्नमेंट। वो तो मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेसर अय्यर साहब शुरू से ही उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें कि जो बजट है वो बिल्कुल बैलेंस बजट है और वो देश के हित में। महेश्वरी जी भी हमारे साथ हैं। जो सेगमेंट है हमारे सोसाइटी का, हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, इन तमाम के लोगों को अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा सेगमेंट है जिससे फायदा पहुंच रहा है? महेश्वरी जी। इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि गिवन परिस्थितियों में जो आज परिस्थितियां हैं उसमें अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं बढ़ाया तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा उपलब्धि है, और कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, तो ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है। तो ये कह सकते हैं। पर कॉमन मैन, जब आपने 3 कैटेगरी बनाई थी, मध्यम वर्ग और न्यूनतम आय वाला वर्ग और गरीब अपना इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मध्यम वर्ग और उसके नीचे के वर्ग के लिए कुछ और कर सकते थे, वो नहीं किया है जी। और ठीक है जी, बोला साहब। अब एक अच्छी भी बात हुई है गवर्नमेंट में, जो फार्मर्स है अभी तक they has to pass with 13 stakeholders are there from farming to the consumers, but the new system which evolving the warehousing and negotiable receipts, that will bring revolution in the agricultural reforms in the country. Then will be 4 stakeholder, 5 stakeholder will be there. The real money will go into the pockets of the farmers, which is not the case up till now. So government has given some incentives to the warehousing, because I am teaching the MBA students the warehousing, my favorite subject, and these warehousing will definitely bring change. But the problem is the urban sector where the space is not available, and the municipal corporation should buy such a huge land,
keep the storage, so whatever fruits, vegetable, wastage is going 40%, that आम आदमी will be benefited by that way. यही बात मैं कह रहा था। हाँ, अभी देखिए वोरा साहब ने थोड़ी देर पहले बोला ये आम आदमी का बजट नहीं है, और अब यही खुद सपोर्ट कर रहे हैं बात को। तो मैं एज एन एक्सपर्ट उनको बोलना चाहूँ, खुली नजर से देखिए, फार्मर का बेनिफिट हो रहा है। तो आप बोल रहे 85% ये बजट नहीं है, वो मानता नहीं, बिल्कुल रिवर्स है। ये बजट 85% के लिए है जो इनकम नहीं कमाते, आपके जैसे मेरी सैलरी नहीं लेते। नहीं, ये बात आपने पहले ही कही थी कि ये जो प्रावधान रखे जाते हैं और जिन तक पहुंचनी चाहिए राशि उन तक नहीं पहुंच पाती है। इस बार ऐसा रखा गया कि उन तक पहुंचे। और इससे क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जैसे ये $1 के नीचे की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर $1 के नीचे अगर हमारे आदमी अगर कमा नहीं रहे होते, तो वर्ल्ड बैंक से लेके यूरोपियंस ने आज $2 क्यों अपनी सीमा बढ़ा दी, गोल पोस्ट चेंज कर दिया। 2011-12 में इंडिया डेवलप्ड नेशन डिक्लेयर हो जाता, उसको रोकने के लिए किया गया है। तो ये जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्कशन होगा, जो मैं बाद में किसी दिन अर्थशास्त्री के रूप में आपसे करूंगा। लेकिन इसको बजट के टाइम पे मैं डिस्कस करूं कोई मतलब नहीं, लेकिन बता रहा हूं आपको, जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। तो इसमें क्या है कि प्रमाण देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एजेंडा है जो बजट के अंदर छुपा पड़ा है, और ये एकदम आम आदमी, मैं आपको बोलता हूं, मोर जॉब्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड। जैसे इन्होंने सौर ऊर्जा का प्रकरण किया है, इसकी यहाँ डिस्कशन बहुत कम हुई है। सौर ऊर्जा के अंदर वी आर गोइंग टू इंपोर्ट थिंग्स ऑफ हायर टेक्नोलॉजी एट जीरो ड्यूटी। इससे गांव खेड़े में हमारी बिजली जाएगी, हम इसको समझ रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन से लिंक है, उसकी उन्होंने इसमें प्रावधान किए, बजट में आज तक प्रावधान नहीं किए थे पिछले 4 साल से है। 2008 में राष्ट्रीय सोलर मिशन डिक्लेयर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 24,000 करोड़ रुपया रूरल रोड्स के लिए दिए गए। ये रूरल रोड्स के देने से NHAI के थ्रू क्या होगा कि हमारी रूरल इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है मनमोहन सिंह साहब के, जो इकोनॉमिक्स में भी है, और वो मेरे ख्याल प्रणब दा भी उसमें उससे मेल खाते हैं, वो उनका कहना है, और जो वाजपेयी साहब का भी इकोनॉमिक्स था पहले, कि जब आप किसी को रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो अपने आप ही वो मिडलमैन को काट के चला जाएगा और अपने माल बेच लेगा। सही बात है। तो ये जो रोड है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए 14,000 करोड़ की प्रोविजन, यानी ये रोड सिर्फ रोड नहीं है, बाकी रूरल रोड है, भी रोड बना है। अरे ये रूरल रोड है, देखिए क्या है, रूरल रोड है। उसके अलावा 14,000 करोड़ इन्होंने रूरल टॉयलेट्स और इनके लिए किया। अगर ये सही मायने में बने तो हम अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया देखेंगे। और अगर देखा जाए तो वैसे भी नेशनल हाईवे के लिए भी दिया उन्होंने, 10,000 करोड़ दिया है। बिल्कुल, नेशनल हाईवे के लिए हम इस पर और भी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिला और किस हद तक बैलेंस है ये बजट, क्योंकि जिससे भी हमने बात की सबका यही कहना है कि ये बहुत ही बैलेंस्ड है। लेकिन ये जो सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट, उन्हें क्या मिला, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात ये कर रहे थे कि इस बजट में हमें क्या कुछ मिला है, और हम जो उम्मीद कर रहे थे वाकई में उम्मीद के मुताबिक मिला है या फिर कुछ ऐसा मिला जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम बात करेंगे उन तीनों सेगमेंट की, हायर, मीडियम एंड लोअर सेगमेंट। तो अगर किसानों की बात की जाए तो सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि किसानों को किस सेगमेंट में रखा जाए, क्या स्थिति हो गई है किसानों की इस देश में। सबसे पहले तो हम अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे, बोरा साहब, किसानों को किस सेगमेंट में देखा जाए। देखिए, किसान, the farmers is a main bone of our economy. They are the main structure, and government has always a focus. Every successive government, a focus is on the farmer. But the problem, farmers do not have confidence in the supplies. He doesn't get inputs in time. He doesn't get power in time. He doesn't have water. He does not have confidence in the abilities in his itself. So, but महाराष्ट्र में जो बजट के लिए कुछ बताया गया है कि 300 करोड़ रुपया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन है, एंड दैट इज गुड, बट आई एम वेरी डाउटफुल वेदर द फार्मर विल पिक अप दिस और नॉट, बिकॉज प्रोफेसर अय्यर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कृषि प्रधान देश भारत, यहाँ पर किसानों की ही तो आज के हालत में किस कैटेगरी में रखेंगे। देखिए, ये इसमें क्या है कि काफी चीजें दी गई है लेकिन काफी चीजें निकाल दी गई है। जैसे हम क्रिटिसाइज करेंगे कि केवल 300 करोड़ अपना फार्म डेवलपमेंट के लिए हम बजट में डाले, तो ये उनके मुंह में जीरा है। ये कम से कम फिगर 10,000 करोड़ का होना चाहिए था। तो यहाँ इन्होंने
ने थोड़ी एक गलती जरूर करी है, जैसे बोलते ना हर एक का ग्रे एरिया होगा, तो छोटा सा बजट का ग्रे एरिया है, परंतु विदर्भ के अंदर जो कितने 3,300 करोड़ रुपया फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विदर्भ रीजन, जब इतना बड़ा पैसा एक इंपॉर्टेंट रीजन जहां से मैक्सिमम फार्मर सुसाइड इस देश में हुए उसमें दिया गया, तो पैरेलली आप देखिए कि सरकार सोच भी रही थी कि बजटरी प्रोविजन के थ्रू इसको किया जाए, पर मेरे हिसाब से क्रिटिक्स इसको और भी अलग ढंग से देखेंगे थोड़ा सा, वो बोलेंगे कि भाई महाराष्ट्र में इसके बाद इलेक्शन होंगे, उसकी तैयारी हो रही है। नहीं इलेक्शन की बात कही जाए, 2014 में लोकसभा इलेक्शन भी होना, वो सभी महेश्वरी जी खाफिल करते हैं। एवरी बजट इज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ टू। असरफ जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यहाँ अभी वक्त की जरूरत यह है कि देश का हर सांसद एक सच्चे नागरिक के तरीके से बजट को देखे और इसको इंप्लीमेंट करने में ज्यादा ध्यान दे, यानी सबकी इसकी बुराइयां करने में। पिछले 64 साल के बजट में आप देखते रहिए, हर साल कुछ न कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां रही है, पर सबसे बड़ी समस्या अपने देश के साथ जो रही है उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब रहा है। चाहे आप ग्रामीण सड़क योजना बता दीजिए, चाहे ग्रामीण सैनिटेशन स्कीम बता दीजिए, चाहे आप पानी की स्कीम बता दीजिए, पर बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचता नहीं है या पहुंचता है। महेश्वरी जी बहुत जबरदस्त सवाल आपने उठाया, फार्मर पर हर इसी पर चर्चा, हर साल से जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ती या घटती है वो फौरन इंप्लीमेंटेशन होता है उसका। गाड़ियों की कीमत बढ़ गई, आप जाइए 10 दिन बाद गाड़ी खरीदने या एसी खरीदने या फ्रिज खरीदने, उसकी कीमत बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन जितने प्रावधान रखे जाते हैं उसके इंप्लीमेंटेशन में सालों साल गुजर जाते हैं और इंप्लीमेंट नहीं होता। ये बात ये है, 107 डिपार्टमेंट्स आर देयर इन द गवर्नमेंट वेयर मिस्टर प्रणब मुखर्जी हैज टू कोऑर्डिनेट 107 डिपार्टमेंट. It is a very lengthy, difficult and complex exercise to bring everybody under the one roof, and as you said, the implementation of the budget should have more focus rather than all the time strategic mind. नहीं, इसमें एक परिस्थिति वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। इंप्लीमेंटेशन में तो आज आप जितने 5 पंचवर्षीय योजना देखिए, उसमें इंप्लीमेंटेशन नेहरू साहब की जो प्रेजेंटेड 2 पंचवर्षीय योजना थी पहली, उसके बाद हम कांस्टेंट फेलियर में है। और केवल एक जो योजना थी जो वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में थी, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उन्होंने उसको ब्रेक लगाया, परंतु उसमें भी ये कोई ऐसा बहुत बड़ा गेन नहीं हुआ। उसमें भी देखा गया कि जबकि हमने हाईवे प्रोजेक्ट्स कर दिए, सब कुछ कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन किया, परंतु हम अपनी फिस्कल डेफिसिट कम नहीं कर पाए। तो कहने का क्या मतलब है, इंप्लीमेंटेशन बहुत सही बोल रहे हैं महेश्वरी जी और बाकी लोग भी, मैं भी सुबह से बोल रहा हूँ कि इसको अब आपने कर दिया है, इसको आप करके दिखाइए। अगले साल 100 नंबर अगर हमको मिनिस्ट्री के लगाने पड़े प्रणब दा के, तो प्रणब दा को इंश्योर करना चाहिए कि 100 में से उनको कम से कम 90 मार्क्स मिल जाए या 85 मार्क्स मिल जाए। तो अगर ये कर पाए तो मेरे हिसाब से एक तो उन्होंने बजट भी बड़ा अच्छा लाया, और राष्ट्रीय रूप में चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, मैं तो बता रहा हूं इस कंट्री में अब मल्टी पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी आएगी। कल यूपी है, अभी ये दूसरा है, मेरे नजर में अभी फेडरल फ्रंट भी आ जाएगा, थर्ड फ्रंट। तो ये इन सबको छोड़ के, राजनीति छोड़ के देश के लिए भी आगे कुछ किया जाए, तो ये बजट उसकी तरफ आगामी स्टेप है। नहीं, दूसरा ये कि जो बजट में एक तो स्टेट गवर्नमेंट का बजट रहते हैं, एक म्यूनिसिपल का बजट रहते हैं, एक ग्राम पंचायत का बजट रहता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बजट कितने हैं? और मैंने गिना है कम से कम 22 टाइप के टैक्सेस है ये देश के अंदर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, देन TDS, then there are n number of taxes, service tax, number of taxes are there. You should have one focus by all the budget together. Multiplicity of budget is diluting the impact of the budget. उसमें एक बड़ा सा कि कॉमन GST की तरफ हम जा ही रहे हैं 2012 में। अब समझो वो अगस्त में नहीं आया, अगर गवर्नमेंट सर्वाइव करती है तो अगस्त में आ भी सकता है, और अगर नहीं भी आया तो मेरे ख्याल से जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसे GST इंप्लीमेंट करना है। तो एक कॉमन यूनिफाइड टैक्स रेजिम जो है उसकी तरफ हम पहुंच रहे हैं। इस बजट में भी वो उन्होंने इंडिकेशन दिया है और उसको बिल्कुल स्पेल आउट किया गया है। सही बात है। नहीं, but GST has been talking since many years now. No, now this time is spelled in the budget. But they are talking. It is a part of the budget. See, you understand. Earlier we were not talking in the budget. Now it is a part of the budget statement of the finance minister. It is a big difference from the past. Agreed, but no doubt the whole implementation of the GST will take some time. I think this budget, I think, give him time. See the next year, because this government is under crisis and it has to deliver. Yes. और इनके पास 2 ही साल है, इसके बाद इनको पता नहीं ये बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो मेरा नजरिया है कि ये सबसे अच्छा पीरियड इस गवर्नमेंट का होगा। चलिए, ये सबसे बेहतर पीरियड है गवर्नमेंट का, और हम जो देख रहे हैं हम पूरी तरह से उसे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि
कहां चूक हो गई या फिर वो कौन सी जगह है जहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, शायद उतना ध्यान नहीं गया वित्त मंत्री का। महेश्वरी जी हमारे साथ हैं। महेश्वरी जी लगातार ये बता रहे हैं, हालांकि टैक्स के मामले में जो आपकी भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही हो गई कि आपने कहा था कि 2 लाख से ऊपर नहीं जा पाएंगे, 2 लाख से ऊपर नहीं गए, लेकिन कुछ तो जगह है जहां पर चूक हो गई या आपको लगता है कि वहां पर कुछ और करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाए? नहीं, और कर सकते हैं। अभी भी मैं तो कहूंगा कि प्रणव दा के पास अभी भी टाइम है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। सप्लीमेंट्री प्रपोजल्स के थ्रू थोड़ा बहुत छूट और भी दे सकते हैं। और एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा आम जनता के लिए कि सरकार, जैसे अभी वोरा जी ने बोला कि 107 या 117 डिपार्टमेंट से बजट बनाना पड़ता है, तो ये क्यों नहीं रेशनलाइज किया जाए? क्यों अपन पुराने जमाने से, ब्रिटिश जमाने से उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, उसको जटिल बनाते जा रहे हैं? उसको सरलता की तरफ लाना चाहिए। एक साधारण आपको मैं एक नागरिक के हिसाब से बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली को, एनसीआर को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया जी, और उसके बाद भी वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है, एमसीडी, why there is a need for the same city state that you should have a parallel to organization? It is a criminal waste of the taxpayers money, I can tell you. एग्जैक्टली। जब आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए के ऐसे बचाव के साधन सरकार अपने आप जुटा सकती है। ये इनकम टैक्स बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes. और बहुत ज्यादा साधारण आदमी को इससे भला हो सकेगा। आज आप दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे खर्चे निकाल लीजिए, उनको आप पूरा माइनस कर सकते हैं। जब राज्य सरकार वहीं पे बैठी है, उसी क्षेत्र में 2 पैरेलल बॉडी की कहां जरूरत पड़ती है? मेरे को आज दिन तक कभी समझ में नहीं आया ये बात। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे भी हिस्से रहे जहां पर चूक हो गई और हालांकि वित्त मंत्री ने सबको कवर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में भविष्य में लोग समझ पाएंगे कि उसका कितना फायदा हमें और आपको हुआ, यानी देश को फायदा पहुंचा तो आखिर में जाकर उसका फायदा हमें और आपको ही पहुंचता है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में दे आर गिवन ए वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट एंड इट विल टेक 3 to 4 years टाइम टू रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज पब्लिक प्राइवेट participation is invited, but private party does not have confidence in the movement of the public party. बिल्कुल बोल रहा हूँ। देखिए ईसीबी जो है वो एकमात्र, आज कोई निवेशक इंटरनेशनल हो नेशनल हो, उसको किसी मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, परंतु एक फिक्सेड इंटरेस्ट अर्न करने जरूर आएगा। ईसीबी जो है 3 महीने, ये 4 साल बोल रहे, 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए 3 महीने में रिजल्ट मिलेगा और किस तरह का रिजल्ट मिलेगा उसे देखने के बाद फिर हम एक बार उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वोरा साहब आपका, प्रोफेसर अय्यर साहब आपका और महेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।